नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो धोखे, अकल्पनीय क्रूरता और न्याय की एक ऐसी लड़ाई के बारे में है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। अमृतसर की वो मिट्टी जो आज भी लाल है। अगर आप जलियांवाला बाग की उन ऊंची बंद दीवारों के बीच खड़े होकर ध्यान से सुने तो ऐसा लगता है जैसे 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक सन्नाटा आज भी चीख रहा है। उसमें आज भी सिसकियां और आजादी के नारों की गूंज दबी हुई है। लेकिन ये मौत का तांडव अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत लंबी साजिश थी। देखिए, बात प्रथम विश्व युद्ध के समय की है। लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। क्यों? बस इस भोली सी उम्मीद में कि शायद इसके बदले उन्हें कुछ अधिकार मिले, थोड़ी आज़ादी मिले। लेकिन बदले में मिला क्या? वफादारी का सिला अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 जैसे क्रूर कानूनों से दिया। मतलब सीधे सीधे हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया गया। और फिर फरवरी 1919 में आता है कुख्यात रॉलेट एक्ट। इसका एक ही खौफनाक नारा था, न दलील, न वकील, न वपील। जरा सोचिए, किसी भी हिंदुस्तानी को महज शक के आधार पर बिना किसी वारंट या ट्रायल के सीधा जेल में डाला जा सकता था। ये एक ऐसा कानून था जिसने मानो हर भारतीय के गले में फांसी का फंदा डाल दिया हो। अब अप्रैल 1919 के उन शुरुआती दिनों को देखते हैं। हालात बिल्कुल किसी टिक टिक करते टाइम बम जैसे थे। 6 अप्रैल को गांधी जी के कहने पर पूरे देश में शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। फिर 9 अप्रैल, रामनवमी का दिन, अमृतसर की सड़कों पर हिंदू और मुसलमानों की ऐसी जबरदस्त एकता दिखी कि अंग्रेज सच में घबरा गए। इसी डर से बौखलाकर अगले ही दिन यानी 10 अप्रैल को ब्रिटिश हुकूमत ने धोखे से हमारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और बस यहीं से चिंगारी भड़क उठी। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जैसे लोकप्रिय नेताओं की इस छुप छुपाकर हुई गिरफ्तारी से लोग भड़क गए। करीब 50,000 निहत्थे लोग अपने नेताओं की रिहाई के लिए मार्च कर रहे थे और पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। जाहिर है, इसके बाद भयानक हिंसा भड़की। बैंक जला दिए गए, 5 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए और इसी बीच मार्शला शेरवुड नाम की एक अंग्रेज महिला पर भी हमला हुआ। इस घटना को ब्रिटिश हुकूमत ने अपने गुरूर पर एक सीधा और गहरा वार मान लिया। इसी उबलते हुए माहौल में एंट्री होती है एक क्रूर चेहरे की, जनरल रेजिनाल्ड डायर। ये इंसान सिर्फ एक फौजी नहीं था, बल्कि इसके दिमाग में साम्राज्यवाद का गुरूर और नस्लभेदी जहर कूट कूट कर भरा हुआ था। 11 अप्रैल को अमृतसर पहुंचते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया? शहर की पानी और बिजली काट दी। उसका मकसद शांति लाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो भारतीयों को एक ऐसा खौफनाक सबक सिखाना चाहता था जिसे पीढ़ियां याद रखें। अब आता है 13 अप्रैल का दिन, बैसाखी का त्योहार। एक तरफ 6.5 एकड़ के उस जलियांवाला बाग में 15 से 20 हजार निहत्थे पुरुष, महिलाएं और मासूम बच्चे शांति से अपना त्योहार मना रहे हैं, और दूसरी तरफ बाग से बाहर निकलने के उस इकलौते बेहद संकरे रास्ते पर मौत आके खड़ी हो गई। जनरल डायर अपने 90 हथियारों से लैस सैनिकों के साथ। वो बाग अब पूरी तरह से एक पिंजरा बन चुका था। और फिर एक ऐसा हुक्म दिया गया जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए खून से लाल कर दिया। डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए, बिना किसी हवाई फायर के उस इकलौते निकास द्वार को बंद कर दिया और सीधे हुक्म दिया, फायर। और गोलियां भी जानबूझकर उस तरफ चलाई गईं जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी थी। जरा सोचिए, पूरे 10 मिनट। ये कोई छोटा समय नहीं होता। उन ऊंची ईंट की दीवारों के बीच गोलियों की गड़गड़ाहट लगातार 10 मिनट तक गूंजती रही। अंदर फंसे लोगों के लिए वो किसी भयानक नर्क से कम नहीं था। लोग पागलों की तरह जान बचाने के लिए भाग रहे थे, दीवारें फांदने की कोशिश कर रहे थे और एक एक करके गोलियों का शिकार हो रहे थे। कुल 1650 राउंड गोलियां चली। इस दरिंदगी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सैनिक तब तक अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे जब तक कि उनके पास गोलियां पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। ये भीड़ को काबू करने का कोई तरीका नहीं था, ये एक सीधा सीधा नरसंहार था। उस बाग के बीचों बीच एक कुआं था। गोलियों की उस खौफनाक बारिश से बचने के लिए बेबस लोग, औरतें और मासूम बच्चे उस कुएं में कूदने लगे। देखते ही देखते वो कुआं लाशों और तड़पते लोगों से भर गया। आपको जानकर रूह कांप जाएगी कि उस खौफनाक सन्नाटे के बीच बाद में उस अकेले कुएं से 120 बेजान शरीर बाहर निकाले गए थे। और उस कत्लेआम के बाद जो रात आई, वो और भी खौफनाक थी। पूरे शहर में सख्त कर्फ्यू लगा था। जरा उस दर्दनाक मंजर को विजुअलाइज कीजिए।
अंधेरी रात और रतन देवी नाम की एक महिला खून से सनी उस कीचड़ में बिल्कुल अकेली बैठी हैं। उनके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का डंडा है जिससे वो पूरी रात जंगली कुत्तों और सियारों से अपने मृत पति के शव को नोचे जाने से बचा रही हैं। बेबसी की इससे भयानक तस्वीर क्या हो सकती है? इतने बड़े नरसंहार के बाद न्याय की उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी ही थी। पूरे पंजाब में बहुत क्रूर मार्शल लॉ लगा दिया गया। भारतीयों को गलियों में पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। सरेआम बेइज्जती। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन नाम का एक बेशर्म नाटक किया। और सबसे चौंकाने वाली बात, डायर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उल्टा जब वो इंग्लैंड वापस गया तो उसे एक हीरो की तरह पूजा गया और 26,000 पाउंड का भारी भरकम इनाम दिया गया। इस बेशर्मी और घोर अन्याय ने हिंदुस्तान के सब्र का बांध पूरी तरह तोड़ दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के मुंह पर मारते हुए वापस कर दी। उन्होंने साफ कहा कि अब सम्मान के ये तमगे हमारे अपमान को और बढ़ा रहे हैं। इस घटना ने एक बात तय कर दी थी कि अब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अधिकारों की मांग नहीं रही थी, बल्कि एक आर पार की जंग बन गई थी। कहते हैं ना कि शहीदों का खून कभी बेकार नहीं जाता। उसी जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी ने एक ऐसे बीज को जन्म दिया जिसने आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। इस दृश्य को अपने मन में उतारिए। कत्लेआम के बाद एक 12 साल का स्कूली बच्चा उस बाग में पहुंचता है। वो अपने मासूम हाथों से उस लाल मिट्टी को उठाता है, उसे एक कांच की शीशी में भरता है और अपने देश को आज़ाद कराने की कसम खाता है। उस बच्चे का नाम था भगत सिंह। वो मिट्टी उनके लिए ऐसी प्रेरणा बनी जिसने उन्हें फांसी का फंदा हंसते हंसते चूमने की ताकत दी। लेकिन इंसाफ की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए जरा समय के पहिए को आगे बढ़ाते हैं। 1919 के उस नरसंहार को 21 साल बीत चुके थे। जनरल डायर तो 1927 में बीमारी से अपनी मौत मर चुका था। लेकिन उस खूनी खेल का असली मास्टरमाइंड पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर अभी भी जिंदा था। और उस मंजर का एक चश्मदीद गवाह सरदार उधम सिंह पूरे 21 सालों तक अपने सीने में बदले की आग दबाए चुपचाप सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और वो वक्त आया 13 मार्च 1940 को, लंदन का कैक्सटन हॉल। सरदार उधम सिंह वहां पहुंचे और उनके पास एक बहुत ही खास हथियार था, एक मोटी किताब जिसके पन्नों को अंदर से काटकर खोखला किया गया था और उसके ठीक बीचों बीच छिपाकर रखी गई थी एक रिवॉल्वर। और सामने था उनका इकलौता निशाना, माइकल ओ डायर। गोलियां चली और ओडायर वहीं जमीन पर ढेर हो गया। हिसाब पूरा हुआ। लंदन के उस हॉल में गूंजी उन गोलियों की आवाज असल में 1919 में मारे गए उन हजारों बेगुनाहों की आवाज थी। उधम सिंह वहां से बिल्कुल नहीं भागे। वो सीना तान कर खड़े रहे और गर्व से अपनी गिरफ्तारी दी। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि एक शोषित देश अपने गिरे हुए खून की एक एक बूंद का हिसाब रखना जानता है। आज भी अगर आप जलियांवाला बाग जाएं तो दीवारों पर बने गोलियों के वो सुराख आपको सब कुछ बयां कर देंगे। और जाते जाते ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इतने अकल्पनीय बलिदान की वो यादें आज भी एक पूरे राष्ट्र की धड़कन को कैसे ऊर्जा देती हैं? शायद इसलिए क्योंकि उसी बहाए गए खून ने पूरे देश को एक किया और अंततः 1947 में उस शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।